Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss Inside IAS Daily Current Affair of 18th of February 2021. From mains point of view, there are 9 news, and from the prelims point of view, there are 2 news for the today's discussion. So let's begin. GS2 से पहले न्यूज़ है. The news is related to what are the money bills. तो context देखा जाए तो in the pre-emptive move, कांग्रेस जो है दे हैव रिटन टू द लोकसभा स्पीकर दैट इज ओम बिरला अर्जिंग हिम नॉट टू पास bypass to the राज्यसभा by declaring 7 key bill including one of the privatization of a public sector bank as a money bill. ठीक है, दे आर सेइंग दैट. ठीक है, कांग्रेस बोल रहा है जो लोकसभा के स्पीकर को कि दैट दे शुड नॉट पास द they declare the 7 key bills, and one of the bill is from the privatization of a two public sector bank as a money bill. ठीक है, तो बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो राज्यसभा जो होती है हैज़ ए लिमिटेड पावर कि वो लेजिस्लेट कर पाए किसी भी टाइप के जो मनी बिल्स होते हैं उनको, एंड लोकसभा जो होती है इट इज़ फ्री कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे जो भी राज्यसभा ने अमेंडमेंट दी है रिगार्डिंग द मनी बिल. भी मनी बिल जो है आर्टिकल नंबर 110 में मेंशन किया है, एंड अकॉर्डिंग टू द मनी बिल प्रोविजन जो आर्टिकल नंबर 110 में मेंशन किया है एज अ ड्राफ्ट दैट कंटेन करता है ओनली द प्रोविजन दैट डील विथ ऑल और एनी मैटर लिस्टेड देयर इन. अभी कौन से मैटर? दिस मैटर कंपराइज 7 फीचर्स ब्रॉडली जो इंक्लूड करते हैं टर्म्स जैसे कि इम्पोजिशन और रेगुलेशन ऑफ अ टैक्सेस, रेगुलेशन ऑफ अ बोरोविंग ऑफ अ मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विड्रॉल ऑफ अ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड सो फॉर्थ. अगर इस तरीके का कुछ मेंशन हुआ अगर बिल में, देन सच बिल्स इज कंसिडर टू बी द money bill. And in the event proposed legislation contain other features once they are not merely incident or items specify outline, such a draft cannot be classified as a money bill. ठीक है, तो किसी टाइप का कुछ लेजिस्लेटिव कंटेंट ऐसा नहीं रहा जो ऊपर मैंने अभी जो पॉइंट्स बताएं उस तरीके का, देन दैट पर्टिकुलर ड्राफ्ट लॉ इज नॉट कंसिडर एज अ मनी बिल. आर्टिकल नंबर 110 फर्दर क्लैरिफाई करता है दैट इन एनी केस अगर डिस्प्यूट अराइज होता है वेदर द पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका डिसीजन होता है फॉर कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर बिल एज अ मनी बिल और अ नॉट. अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नागालैंड असेंबली फ्रॉम पैनल ऑन अ नागा पॉलिटिकल इशू. तो जो नागालैंड की असेंबली है उन्होंने 7 मेंबर की एक ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म की है ऑन नागालैंड के जो नागास के जो पॉलिटिकल इशूज चल रहे हैं उसके ऊपर. बैकग्राउंड अगर देखा जाए, आफ्टर द डिकेड ऑफ अ आर्म एक्सट्रीमिज्म, peace dawned on Nagaland in 1997 after the Isak Muvu faction of a socialist council of a Nagaland declared a ceasefire, and several rounds of talks were held at that time, and which further failed to yield a solution of a political problem. ठीक है, तो after even though there was a morning of a peace, but still there was some problem, mainly the political problem. ठीक है, and apart from this, अगस्त 2015 को फ्रेमवर्क लाया गया था, दैट इज़ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड नेशनली सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड, एंड November 2017 agreed position between the center and the Naga national political group. This is regarding the background. So how old is the Naga political issue? तो प्री इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए तो ब्रिटिश ने जब एनेक्स किया था आसाम को 1928 में, एंड इन 1918 द नागाज हिल टू बिकम द पार्ट ऑफ अ ब्रिटिश इंडिया, एंड फर्स्ट साइन ऑफ अ नागा रेजिस्टेंस जो है वो उस दिखाई दिया 1981 को, एंड विच टोल्ड दैट साइमन कमीशन जो थी इन 1929 कि वो दे शुड लिव अस अलोन एंड वी शुड डिटरमाइन अवर own culture, or we should determine ourselves as in the ancient time. Then further in 1946 came the Naga National Council, which declared that Nagaland जो है it is an independent state of on August 14 1947. Further, Naga National Council they resolved to establish a sovereign नागा स्टेट, एंड फर्दर उन्होंने कंडक्ट किया एक रेफरेंडम 1951 को जहाँ पे 99% जो है सपोर्ट मिला था कि वी शुड फॉर्म एन इंडिपेंडेंट नागालैंड. सो दिस वाज द टाइम. ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो हुआ था प्री इंडिपेंडेंस. बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था? ऑन March 22 1952 अंडरग्राउंड नागा फेडरल जो गवर्नमेंट है एंड अ नागा फेडरल आर्मी
उसका फॉर्मेशन हुआ था एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने सेंड किया था इन अ आर्मी क्रश द इंसर्जेंट्स एंड इन 1958 इनैक्ट हुआ था आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इस तरीके का एक लंबा जो है नागा का पॉलिटिकल इशू रहा है प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी। मोर फाइनेंशियल पावर फॉर द सीनियर ऑफिसर्स, तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक इनहांस डेलीगेशन ऑफ अ फाइनेंशियल पावर फॉर द कैपिटल प्रोक्यूरमेंट ऑफ टू द सीनियर ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ अ वाइस चीफ ऑफ अ आर्म फोर्सेस। तो सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, ये जो डेलीगेशन ऑफ अ पावर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ आर्म फोर्सेस। तो यहाँ पे जो डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर जो बिल है ठीक है डैप 2020, उसके बारे में अगर देखा जाए इट वाज अनवेल्ड इन सितंबर 2020। ये जो न्यू पॉलिसी है, जो इनिशियल पॉलिसी थी ठीक है डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर 2016 उसको सुपरसीड करते हुए आई है। एंड ये जो डैप 2020 है वो कंटेन करता है कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर द प्रोक्यूरमेंट एंड द एक्वाजिशन फ्रॉम द नेशनल कैपिटल ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज द आर्म फोर्सेस। ठीक है, आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना, जहाँ पे इंक्लूड किया गया है कोस्टल गार्ड्स को भी। ठीक है, तो इस पॉलिसी के कुछ हाइलाइट्स अगर देखा जाए तो सबसे पहला है कि इंडिजिनाइजेशन जो फर्म है, इंडिजिनस जो फर्म्स है रिजर्वेशन फॉर द इंडिजिनस फर्म्स। तो पॉलिसी रिवाइज करती है कि सेवरल प्रोक्यूरमेंट कैटेगरीज फॉर द इंडिजिनियस फर्म। ठीक है, जो डैप 2020 है वो डिफाइन करता है एक जो इंडियन वेंडर्स होते हैं एज अ कंपनी जो ओन और कंट्रोल दोनों की जाती है बाय द रेसिडेंट ऑफ अ इंडियन सिटीजन विद द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो 40% से ज़्यादा ना हो। सेकेंड प्रोविजन है न्यू बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया कैटेगरी। तो ये जो है ठीक है इसमें क्या होता है, ये स्टिपुलेट करती है जो इंडियनाइजेशन होता है ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू of a foreign purchase brought in with an intention of subsequently binding it in the India with the technological transfer। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र जो है उसका भी पुस्तक के लिए उसके साथ साथ जो ग्रेटर इंडिजिनाइजेशन कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट प्रमोट होना चाहिए इन द आर्म एंड द इक्विपमेंट ऑफ अ मिलिट्री प्रोक्यूर इंक्लूडिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हो गया। ठीक है, ये सब कुछ। तो इसके लिए जो है डैप 2020 जो है वो स्पिटुलेट करता है 10% हायर इंडिजिनाइजेशन दैन 2016 का जो डैप था। अब इम्पोर्ट एम्बिग्रो लिस्ट, तो जो इम्पोर्ट एम्बिग्रो लिस्ट होती है ऑफ 101 आइटम्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ प्रोक्यूरमेंट हैज़ बीन स्पेशलाइज इंकॉर्पोरेटेड इन द डैप 2020। ठीक है, जो 2020 का है इसमें 101 जो आइटम्स है ठीक है उसको प्रॉपरली मेंशन किया गया है। अभी एम्ब्रियो जो आइटम्स होते हैं ठीक है इम्पोर्ट एम्ब्रियो लिस्ट, तो इसमें क्या होता है एन एम्ब्रिगो इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्डर दैट restrict commerce with the specific country or the exchange of a specific good। next is offset liabilities। offset liabilities के सेक्टर में क्या है, तो ये जो है गवर्नमेंट उन्होंने डिसाइड किया है नॉट टू हैव एनी ऑफसेट क्लॉज इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ डिफेंस इक्विपमेंट। ठीक है, किसी भी टाइप का ऑफसेट क्लॉज नहीं रहेगा डिफेंस के इक्विपमेंट को प्रोक्योर करते समय। एंड इफ द डील इज डन थ्रू द इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट और एन एम इनिशियो सिंगल वेंडर। तो ऑफसेट क्लॉज जो है वो रिक्वायर्ड करता है कि जो फॉरेन वेंडर्स होते हैं कि वो इन्वेस्ट करें एज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन इंडिया। तो इस बार के जो डैप है ठीक है तो इसमें कुछ जो है 2020 का, तो इसमें कुछ ऑफसेट क्लॉज का मेंशन नहीं है, डज नॉट हैव एनी ऑफसेट क्लॉज इन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। ये हो गया पूरा न्यूज़। अमेंडमेंट टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि दे आर गोइंग टू डू एन अमेंडमेंट टू द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड एक्ट 2015 को। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट में क्या बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग एम्पावर किया गया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि वह इशू करे एडॉप्शन ऑर्डर एज वेल एज मॉनिटर करे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ। एम्पावर किया गया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एंड एडिशनल जो डीएम्स होते हैं कि वो मॉनिटर करे फंक्शनिंग ऑफ एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल जो होती है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ जे एक्ट। डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन प्रोटेक्शन यूनिट विल फंक्शन अंडर द डीएम्स एंड बिफोर समवन जो जिसको शेल्टर होम में डाला गया हो फॉर द चिल्ड्रन एंड सेंड देयर प्रपोजल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द जे एक्ट। तो डीएम जो रहेंगे दे विल हैव एन एक्सेस एंड कैपेबिलिटी कि वो कंडक्ट करे एक बैकग्राउंड चेक
उसके साथ जो डीएम है दे विल ऑल्सो इंडिपेंडेंटली वो इवेल्यूएट कर सकते हैं किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ की, स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट्स की एंड अदर जो रजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो पावर्स है इस बार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिए गई है। नेक्स्ट जेजे एक्ट क्या है, तो जेजे एक्ट जो है रिप्लेस करता है द 2020 जेजे एक्ट रिप्लेस द 2020 एक्ट, सॉरी 2000 एक्ट। ठीक है, इस बार का जो 2000 का जो एक्ट था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, तो उसको रिप्लेस करता है। एंड एम इसका अगर देखा जाए तो कंपेरेंसली एड्रेस करे चिल्ड्रंस इन द कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड children in the need and children in the need of a care and a protection। ये मैंडेटरी करता है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सेटअप किया जाए एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सेटअप की जाए हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड उसमें एटलीस्ट वन जो वुमेन है वो मेंबर होनी चाहिए। एक सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये एक्ट इंक्लूड करता है सेवरल न्यू ऑफेंसेस जो कमिट किए जाते हैं अगेंस्ट द चिल्ड्रन, जैसे कि इनलीगल एडॉप्शन हो गया, यूज़ ऑफ अ चिल्ड्रन बाय द मिलिटेंट ग्रुप, ऑफेंस अगेंस्ट डिसेबल चिल्ड्रन, इन सबको जो है एडुकेटली कवर किया जाता है इस एक्ट में। एंड जितने भी ऑल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है वेर इन वेदर वो गवर्नमेंट थ्रू रन होते हैं या वॉलेंटरी या नॉन वॉलेंटरी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ थ्रू लर्न किए जाते हैं, वो मैंडेटरी है कि वो रजिस्टर करे इस एक्ट के अंडर विद इन द 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ अ कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट। सो दिस इज रिगार्डिंग द जेजे एक्ट। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जेजे एक्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, यूएन पीस कीपर। तो इंडिया जो है टू गिव 2 लाख वैक्सीन डोज टू द यूएन पीस कीपर, ये अनाउंसमेंट की गई है बाय द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री JS जयशंकर थ्रू ड्यूरिंग द रिमार्क जब यूनाइटेड नेशन काउंसिल की ओपनिंग डिबेट हो रहा था ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रिजोल्यूशन 2532 जो पास किया गया था लास्ट ईयर। ठीक है, तो यूएनएससी का रिजोल्यूशन के बारे में अगर देखा जाए 2532, तो ये रिजोल्यूशन जो है इसमें क्या है, डिमांड अ जनरल एंड इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज in all the situation of an agenda those who are already identified in the United Nation Security Council। इसी के अंडर में एक कॉल गया है फॉर ऑल द पार्टी जो एंगेज है इन द आर्म कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग दोज हु आर नॉट स्पेसिफाइड इन यूएनएससी एजेंडा, कि वो एंगेज करें इमिडिएटली इन अ ड्यूरेबल ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस फॉर एटलीस्ट 90 कॉन्जिक्यूटिव डेज। एंड स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है यूएनएससी के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप होते हैं जैसे कि इस्लामिक स्टेट्स हो गया, ठीक है, इन इराक, उस तरीके के जो ग्रुप्स हैं उनको भी एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, दिस इज़ रिगार्डिंग जो यूएनएससी का रिजोल्यूशन है 2532 का। अब व्हाट इज़ अ पीस कीपिंग एंड व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंट। तो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग जो है एक जॉइंटली एफर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट का। एवरी पीस कीपिंग मिशन जो है वो ऑथराइज किया जाता है बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होती है ऑफ यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन वो आर कलेक्टेडली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर स्टेट होते हैं उनके लिए। एंड अकॉर्डिंग टू द यूएन चार्टर जितने भी मेंबर्स होते हैं या एवरी मेंबर स्टेट इज लीगली ऑब्लिगेट कि वो पे करे कुछ रिस्पेक्टिव शेयर फॉर द पीस कीपिंग। यहाँ पे कंपोजिशन अगर देखा जाए तो यूएन के जो पीस कीपर होते हैं ऑफन रेफर्ड एज अ ब्लू बेरेट और द ब्लू हेमलेट बिकॉज ऑफ देयर लाइट ब्लू बेरेट और द हेमलेट एंड सॉरी हेलमेट ओके, एंड विच इंक्लूड जहाँ पे सोल्जर्स हो गया, पुलिस ऑफिसर्स हो गया, सिविलियन पर्सनल्स हो गए। एंड पीस कीपिंग फोर्सेज जो होते हैं आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर स्टेट ऑन अ वॉलेंटरी बेसिस। ठीक है, वॉलेंटरी बेसिस पे कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जो भी सिविलियन स्टाफ होता है वो पीस ऑपरेशन आर इंटरनेशनली सिविल सर्वेंट रिक्रूट एंड डिप्लॉयड बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी। यूनाइटेड नेशन पीस जो है कीपिंग वो गाइड किया गया है बाय द 3 प्रिंसिपल। अभी 3 प्रिंसिपल कौन से सबसे पहला है कि कंसेंट ऑफ अ पार्टीज, सेकेंड है इम्पार्शलिटी एंड थर्ड है कि ओवर यू नॉन यूज ऑफ अ फोर्सेस एक्सेप्ट द सेल्फ डिफेंस एंड द डिफेंस ऑफ द मैंडेट। दिस आर द 3 मेन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ अ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। पार्ट 2 रिमेन इन FATF ग्रे लिस्ट अंटिल जून। तो FATF की जो प्लानरी एंड वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो शेड्यूल हुई इज बिंग शेड्यूल टू हेल्ड फ्रॉम February 21 to 26 इन द पेरिस। इज सेट
इज ऑल सेट कि वो उन्होंने डिसाइड किया है कि जो पाकिस्तान है उनको ग्रे लिस्ट के स्टेटस में ही रखा जाएगा, एंड हाउएवर पाकिस्तान इज़ अनलाइकली टू एग्जिस्ट अ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट अंटिल द जून। बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में 2018 में ही डाला गया था, एंड उनको टाइमलाइन दी गई थी कि वो इम्प्लीमेंट करे 27 जो एक्शन पॉइंट है FATF के। अभी FATF क्या है? FATF एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई थी 1989 में ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्री। एक पीस मेकिंग बॉडी है जो मेनली वर्क करती है कि जनरेट कर पाए एक नेसेसरी पॉलिटिकल विल टू ब्रिंग अ नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म इन द वेरियस एरिया। FATF का सेक्रेटरी जो है इट इज़ हाउस एट द OECD हेडक्वार्टर इन पेरिस। कुछ रोल्स दिखे जाए FATF के तो इनिशियली इसका जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसमें सिर्फ एग्जामिन और डेवलप करना कुछ मेजर्स रिलेटेड टू कॉम्बैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग, बट बाद में 2001 में FATF का जो ऑपरेशन है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग इनिशियली था, ठीक है, फॉर कॉम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग, उसको एडिशनली एक ऐड करते हुए कॉम्बैक्टिंग टेरर फाइनेंसिंग भी ऐड कर दिया गया था। एंड फर्दर इन अप्रैल 2012 तो उस टाइम पे फिर से जो है एक न्यू पॉइंट ऐड किया गया था, दैट इज एफर्ट टू काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ अ प्रोलिफरेशन ऑफ अ वेपन्स ऑफ अ मास डिस्कशन। रिगार्डिंग द कंपोजिशन FATF मेनली अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो कंप्राइज करता है 37 मेंबर्स जुरिडिक्शन एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो रिप्रेजेंट करती है मोस्टली मेजर फाइनेंशियल सेंटर ऑफ ऑल द ग्लोब। एंड इसमें कुछ लिस्ट होते हैं तो मेनली वहाँ पे ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट जानना नेसेसरी है। तो ब्लैक लिस्ट क्या होती है? इस तरीके की कंट्रीज़ होती है, जो भी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है वो उस कंट्री को नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ बोला जाता है, और द टेरिटरीज जो ब्लैक लिस्ट में जाते हैं। और ये जो कंट्रीज़ होती है वो सपोर्ट करती है मेनली टेरर फंडिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को। एंड FATF रिवाइज करता है ब्लैक लिस्ट रेगुलरली, ऐड करता है, डिलीट करता है एंट्रीज़ को। ग्रे लिस्ट जो ऐसी कंट्रीज़ होती हैं दैट आर कंसिडर टू बी द सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग अ टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, और उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। एंड इनका इंक्लूजन जो है उनको वार्निंग बताता है कि आपने अगर कुछ सुधारा नहीं तो यू विल पुट इन द ब्लैक लिस्ट। कंसिडर इन अ ग्रे लिस्ट में फेस, तो भी जो भी ग्रे लिस्ट में होते हैं उनको क्या फेस करना पड़ता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखा जाए तो सबसे पहले उनको इकोनॉमिक सैंक्शन फेस करने पड़ते हैं फ्रॉम द IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक या ADB हो गया। प्रॉब्लम्स इन गेटिंग अ लोन, ठीक है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया या वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस तरीके से जो लोन गिविंग एंटिटीज़ हैं उनसे लोन मिलना भी मुश्किल हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है इन द इंटरनेशनल ट्रेड, एंड इंटरनेशनल बाइकआउट भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। दिस आर द पॉइंट विच आर कंसिडर अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में जाती है तो। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु इज़ WHO फंडेड, सॉरी हाउ इज़ WHO फंडेड? तो यूनियन सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट एंटोनियो बिकिन उन्होंने अनाउंस किया है दैट अ कंट्री विल पे वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन $200 मिलियन एट द एंड ऑफ दिस मंथ। तो ये जो अनाउंसमेंट है इट इज़ सिग्निफिकेंट एज अ फॉर्मर जो US के प्रेसिडेंट है दे बिगेन टू विदड्रॉ द UN फ्रॉम द WHO, एंड द प्रोसेस स्टॉप बाय द सक्सेसफुल जो प्रेसिडेंट आए हैं जॉन बिडेन। इसका नीड सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? तो US जो है इट इज़ बिलीव दैट जो मल्टीलैटरलिज्म है, द यूनाइटेड नेशन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, नॉट जस्ट इफेक्टिव इंटरनेशनल COVID-19 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बट ऑल्सो बाय फॉर कंस्ट्रक्टिंग और बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल हेल्थ कैपेसिटी एंड द सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर। अभी WHO किस तरीके से फंड किया जाता है? तो WHO को जो फंड करते हैं मेन 4 टाइप के कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहला है कि एक्सिस कंट्रीब्यूशन, जो आर द ड्यूज कंट्रीज पे इन ऑर्डर टू द मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द अमाउंट ईच मेंबर स्टेट मस्ट पे, जो कैलकुलेट किया जाता है रिलेटिव वेल्थ और पॉपुलेशन कितना है उस कंट्री का। सेकेंड इज वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो इट कम फॉर द मेंबर स्टेट, ठीक है, उनको वॉलेंटरी बेसिस पे वो कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कोर वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो अलाउ करता है कि लेस वेल फंडेड एक्टिविटीज़ टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम अ बेटर फ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, एंड ईज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ बॉटल नेक दैट राइज व्हेन इमीडिएट फाइनेंशिंग इज बीन लैकिंग। पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको 2011 में स्टार्ट कर दिया गया था। ये इम्प्रूव, इसका मेन एम है कि वो इम्प्रूव और स्ट्रेंथन करे जो भी शेयरिंग होती है इन्फ्लुएंजा वायरस की विद द ह्यूमन पैंडेमिक पोटेंशियल, एंड टू इंक्रीज द एक्सेस ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री टू वैक्सीन एंड अदर पैंडेमिक रिलेटेड सप्लाई। सो दिस आर द 4 टाइप ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किए जाते हैं इन द WHO। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर टेली
टेलीकॉम सेक्टर, जिसका आउटलेट अगर देखा जाए तो 12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है ओवर अ 5 ईयर्स। द इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 से। स्कीम सिग्निफिकेंस देखा जाए तो ये जो स्कीम है इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो हेल्प करे टू इंकरेज द प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट जिसका वर्थ ₹2.44 लाख करोड़ है, एंड क्रिएट करे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अबाउट 40,000 पीपल्स के लिए। एंड स्कीम से ऐसे भी एक्सपेक्टेशन है कि वो हेल्प करे टू ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर ₹3,000 करोड़ एंड जनरेट करे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट होती है एंड टैक्सेस बोथ। नेक्स्ट ये जो अभी स्कीम है उसके बारे में अगर देखा जाए तो इस स्कीम का मेन एम है कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाए फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेलीकॉम इक्विपमेंट। इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इंक्लूड करती है इट्स अचीवमेंट इन द मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ अ कम्युनिटी इंक्रीमेंट इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीमेंटल सेल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। जो ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका रेंज अगर देखा जाए तो वो 4 से 5% तक हैं फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज। फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2020 में इट विच विल बी ट्रीटेड एज अ बेस्ट ईयर, ठीक है। बेस्ट ईयर 2019 और 20 को कंसिडर किया गया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो एमएसएमई सेक्टर का होता है, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट अगर देखी जाए हैज़ बीन कीप्ड ₹10 करोड़ फॉर एंड फॉर अदर्स देखा जाए तो वो ₹100 करोड़ तक है। एंड वंस क्वालिफाइड जो इन्वेस्टर होता है विल बी इंसेंटिव अप टू 20 टाइम्स ऑफ अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड इनेबलिंग देम टू यूटिलाइज देयर unused capacity. So this is regarding the production linked incentive scheme. NASA perseverance. तो every after a 7-month journey from the earth, NASA perseverance has it is in its final stage toward the destination Mars. तो इसके बारे में अगर देखा जाए perseverance रोवर के बारे में तो जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि वो रीच करें मार्स को एट अ जेनिरो कैटर। एंड प्राइमरी टास्क अगर देखा जाए इसका तो ये इसका मेन एम है कि टू सीक अ साइन ऑफ एंशिएंट लाइफ एंड कलेक्ट करे सैम्पल्स ऑफ अ रॉक रिगोलिथ टू द पॉसिबल वे एंड दे कैन रिटर्न देम to the earth. Perseverance is fueled by the electric power by using heat of a plutonium radioactive decay. एंड नासा का जो ये परसिवरेंस है गेटेड अ शेप मेमोरी अलॉय आर्म्ड विथ a drill camera laser when it will explore which will help to explore the Mars. सिग्निफिकेंस देखा जाए इस मिशन का तो ये जो मिशन है हैज़ ए यूनिक इंस्ट्रूमेंट MOICS or a Mars Oxygen ISRU experiment. For the first time will manufacture a molecular oxygen on a Mars using carbon dioxide from a carbon dioxide rich atmosphere. ठीक है, यहाँ पे जो ISRU है, ठीक है, इसका मीनिंग है इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जिसका अगर एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो द यूज़ ऑफ अ लोकल रिसोर्स टू मीट द ह्यूमन नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेस क्राफ्ट। ये जो मिशन है इट विल कैरी अ Ingenuity, the first ever helicopter to fly on the Mars, and this is the first time NASA will fly a helicopter to on one planet or the satellite. प्रीवियस मार्स मिशन अगर देखे जाए नासा के तो नासा ने सेंड किया था रोवर ऑन अ मार्स सिंस 1997 व्हेन मार्स पाथफाइंडर मिशन वॉज इनिशिएटेड। एज द मिशन टर्न टू बी सक्सेसफुल नासा ने डिसाइड किया कि दे विल कंटिन्यू गोइंग इन द मार्क्स टू फाइंड द एविडेंसेस। सेकेंड टाइम स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने सेंड किया था ट्विन रोवर स्प्रिट एंड अपॉर्चुनिटी मार्क्स में 2003 में, एंड थर्ड अटेम्प्ट ऑफ सेंडिंग द क्यूरियोसिटी इन 2012। दिस वे द प्रीवियस मिशन जो नासा थ्रू कंडक्ट किए गए थे टू द डेस्टिनेशन पॉइंट दैट इज मार्स। नेक्स्ट फैक्ट फॉर द फिल्म चार मीनार के बारे में है। तो इट वॉज बिल्ड बाय द मोहम्मद कुली कौतुब शाह 1591 में एंड टू कॉमेमोरेट द एंड ऑफ अ प्लेग इन द सिटी। एंड ईच चार मीनार स्टैंड जो है ऑन अ लोटस लीफ बेस अ स्पेशल रिकरेंट मोटिव इन द कुतुब शाही बिल्डिंग। न्यूज़ में क्यों था तो नो रिकॉर्ड ऑफ अ चिला दैट इज अ स्मॉल श्राइन adjacent to the Charminar, say the Archaeological Survey of India. Archaeological Survey of India was responding to the right to information queries. ISL डिक्शनरी तो थर्ड एडिशन जो है डिजिटल इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी उसको लॉन्च किया गया है। इस बार 10,000 टर्म्स जो है
अक्रॉस 6 कैटेगरी इंक्लूड करते हैं। डिक्शनरी जो है वो मेनली प्रिपेयर की गई है बाय द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ISLRTC एक ऑटोनॉमस बॉडी है दैट, ठीक है। ISLRTC दैट इज इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, ठीक है। ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर में। एंड जो राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 वो रिकॉग्नाइज करती है साइन लैंग्वेज एज अ मीन ऑफ अ कम्युनिकेशन। इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टुडेज न्यूज सेक्शन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।